Hello everyone, I am Praveen Khatod, a faculty of CA Final SFM and CA Final SCMP। दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो CA इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2020 के फर्स्ट वीक में न्यू सिलेबस के सभी सब्जेक्ट्स के नए स्टडी मटेरियल उन्होंने इशू किए हैं, तो आखिर उसमें क्या क्या इंस्टीट्यूट ने चेंजेस किए हैं वर्सेस द अर्लियर वर्जन जो कि उन्होंने अक्टूबर 2019 में इशू किया था। दोस्तों ये जो दिसंबर 2020 में स्टडी मटेरियल इशू हुए हैं इसे हम एडिशन 2021 के नाम से कहेंगे इस वीडियो में, और जो प्रीवियस एडिशन था जो अक्टूबर 2019 में इशू किया गया था उसे हम एडिशन 2019 के नाम से कहेंगे इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंपेयर एडिशन 2021 वर्सेस एडिशन 2019। ओके, अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं, मैं ओवरव्यू देना चाहूँ तो दोस्तों सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने डिलीट भी किए हैं, कुछ उन्होंने क्वेश्चंस ऐड, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200 न्यू क्वेश्चंस उन्होंने नए स्टडी मटेरियल में ऐड किए हैं। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी है, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज सेम रखी है लेकिन उनके सोल्यूशन उन्होंने रिवाइज किए हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों सवाल आपके मन में ये है कि सर वो जो न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं अब हम उसको आखिर किस तरीके से कवर करें, तो चिंता की कोई बात नहीं। जो भी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने यूट्यूब पर आपको अपलोड किए हैं, वो सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करूंगा यूट्यूब पर। ओके दोस्तों, फिर दूसरा सवाल ये है कि सर वो जो नए क्वेश्चन आप बता रहे हैं 200 न्यू क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं उसको आखिर किस तरीके से कवर करेंगे, तो उसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। दोस्तों फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस उन्होंने रिवाइज किए हैं, जो सॉल्यूशंस उन्होंने रिवाइज किए उसे भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कुछ सवाल इससे पहले कि मैं ये सारे चेंजेस कवर करना चाहूँ, कुछ सवाल हैं आपके मन में, उन्हें मैं यहाँ पर आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल वो ये है कि सी इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि जो नया स्टडी मटेरियल है वो मई 2021 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर हमारा अटेम्प्ट जनवरी 2021 में है क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है? इसका जवाब ये है कि जी हाँ, ये चेंजेस आपके लिए भी एप्लीकेबल है। आप खुद ही सोचो ना कि अगर क्वेश्चन की उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है तो ये क्वेश्चन था तो वही जो आपके लिए भी था, लेकिन उसकी लैंग्वेज अगर चेंज कर दी गई तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। हमें उस इंप्रूव्ड चीज़ को देखना चाहिए। क्वेश्चन सेम रखा है लेकिन उसका सोल्यूशन उन्होंने अपडेट कर दिया है, मतलब उन्होंने मोर लॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। जो पहले शायद गलत सोल्यूशन था अब उन्होंने उसे करेक्ट किया है, तो हमें करेक्टेड सोल्यूशन के साथ ही जाना चाहिए। कुछ उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं, तो वो न्यू कॉन्सेप्ट्स मई 2021 नहीं, वो आप पर भी एप्लीकेबल है। सीए इंस्टीट्यूट हो सकता है कि जनवरी 2021 में ही उन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं कि उन्होंने मई 21 बोला है तो वो मई 21 से पहले नहीं पूछेंगे। आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि ये सारे चेंजेस आपके लिए भी एप्लीकेबल हैं। दूसरा सवाल, सर ये जो स्टडी मटेरियल 2021 एडिशन आप कह रहे हैं, हमने तो हमारे प्रीवियस स्टडी मटेरियल के एडिशन से पढ़ाई करी है, यानी कि हमने अक्टूबर 2019 एडिशन 2019 से पढ़ाई की है, उसमें हमने काफ़ी सारी मार्किंग कर रखी, क्या अब हमें उसे स्क्रैप कर देना रहेगा और जनवरी और एडिशन 2021 हमें डाउनलोड करना रहेगा, उससे पढ़ाई करनी रहेगी? इस सवाल का जवाब है नहीं। हम हमारे अक्टूबर 2019 के स्टडी मटेरियल को अपग्रेड करके 2021 पर लेकर आ जाएंगे। सर कैसे अपग्रेड करेंगे? तो दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं या जो सॉल्यूशंस में चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप अपने 2019 के स्टडी मटेरियल को साथ में लेकर बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़, जो इंस्टीट्यूट ने न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं उन न्यू कॉन्सेप्ट्स के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/प्रवीण खटोड़। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप उस पर क्लिक करें तो आप उस चैनल पर ये देख लेंगे कि वहाँ पर हमने न्यू कॉन्सेप्ट्स जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किए वो न्यू कॉन्सेप्ट्स की बुकलेट भी वहाँ पर दे रखी है और साथ ही साथ उन न्यू कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी वहाँ पर दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर वीडियो में भी कवर किया हुआ है। ओके, तो दोस्तों जो न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड किए उसकी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।
दूसरी बात, सर जो इतने सारे आप बता रहे हैं न्यू क्वेश्चंस ऐड किए हैं, अब उनका कैसे करेंगे? तो वो जो न्यू क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं उसकी भी पीडीएफ, ओपन पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड की हुई है। आप उस टेलीग्राम चैनल से इन ओपन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं। सर फिर इतने सारे क्वेश्चंस हम कवर कैसे करेंगे? तो दोस्तों इतने सारे जो न्यू क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं, उन्होंने कोई नए क्वेश्चंस डिजाइन नहीं किए हैं। what mainly they have done is they have picked up the questions from practice manual, they have picked up the questions from old syllabus RTP mock test paper। जो कॉमन टॉपिक्स थे उसके उन्होंने ओल्ड सिलेबस के जो रेलेवेंट क्वेश्चंस थे वो लाकर यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं मैंने वो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने नोट्स में कवर किए हुए हैं। तो अगर आप अपने नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको उन क्वेश्चंस को देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो नोट्स हैं उसमें मैंने मार्क किया हुआ है कि वो क्वेश्चंस हमने आखिर कौन से चैप्टर में किस पेज पर किस क्वेश्चन नंबर के नाम से कवर किए हुए हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ कॉमन से सवाल जिसका मैंने जवाब दिया। अब हम बढ़ चलते हैं यह देखने के लिए कि आखिर न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आते हैं दोस्तों इन चेंजेस पर। ओके, इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें उससे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप या तो 2019 का स्टडी मटेरियल प्लस प्रैक्टिस मैनुअल जो 2018 का था वो आप साथ में लेकर बैठ जाएं, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो अपनी एसएफएम के चारों वॉल्यूम साथ में लेकर बैठ जाए, ताकि जो भी एडिटिंग हो, जो भी करेक्शंस इंस्टीट्यूट ने करें वो हम इमीडिएटली यहाँ पर कर लें, समझ लें। ओके, वो स्टूडेंट जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल साथ में लेकर बैठ जाएं। ओके, आते हैं दोस्तों हम क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैंने यहाँ पर सभी चेंजेस को नंबर आउट कर दिया गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट चेंज। दोस्तों स्टडी मटेरियल का जो चैप्टर नंबर 13 है, मर्जर्स एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग, उसका पेज नंबर 13.42। ये जो मैंने पेज नंबर लिखे हुए ये मैंने एडिशन 2021 के पेज नंबर लिखे हुए। आपको 2019 में भी ये ऑलमोस्ट सेम पेज पर मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो नोट्स का एसएफएम का वॉल्यूम 1 ओपन कर लें। उसमें अगर आपके नोट्स का वर्जन 4 या फिर 5 है तो आपको पेज 48 की क्वेश्चन 34 पर आना पड़ेगा। अगर आपके नोट्स का वर्जन 3 है तो आपको पेज 46 के क्वेश्चन नंबर 32 पर आना पड़ेगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि मेरे नोट्स का वर्जन कौन सा है? तो दोस्तों आपकी किताबों का जो फर्स्ट पेज है उसके टॉप राइट कॉर्नर पर वर्जन लिखा हुआ रहता है, वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आपको जो वीडियोस देखने के लिए सीरियल की मिली होगी, एक्टिवेशन की मिली होगी, उस ईमेल में भी लिखा हुआ रहता है कि आपका कौन सा वर्जन है। अगर वहाँ पर SFM New 3 लिखा है दैट मीन्स यू आर वर्जन 3 स्टूडेंट। अगर वहाँ पर SFM New 4 या फिर 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है दैट मीन्स यू आर वर्जन 4 एंड 5 स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप इससे पिछले वर्जन्स के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर देखकर और अपने नोट्स में ढूंढना पड़ेगा। आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके वर्जन्स में भी मिलेगा। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन था लॉन्गिट्यूड लिमिटेड का। सीए इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करे हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले 140 था उसे 120 कर दिया, और जो पहले 60 था उसे उन्होंने कट करके 80 कर दिया है। हम देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आखिर क्या था। ये मैंने यहाँ पर आपको स्नैपशॉट्स दे रखे हैं। ये जो स्नैपशॉट है डायरेक्टली मैंने प्रैक्टिस मैनुअल या स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं। दोस्तों प्रैक्टिस मैनुअल का जो एडिशन 2018 था उसमें ये क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को एडिशन 2021 में भी ऐड कर दिया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे नोट्स में था। एडिशन 2018 जो प्रैक्टिस मैनुअल का था उसके पेज नंबर 13.26 पर मिलेगा, और 2021 का जो नया सिलेबस का स्टडी मटेरियल उसके पेज नंबर 12.20 पर मिलेगा। ओके, डेफिनेटली आप अगर मुझसे पढ़े हुए तो अपने नोट्स से ही पढ़ाई करते होंगे तो आप अपने नोट्स में यहाँ पर आ जाइए। आप वॉल्यूम 1 के पेज 48 क्वेश्चन 34 या फिर पेज 46 क्वेश्चन 32 पर आ जाइए। ओके, मैं बताता हूँ आखिर इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है लॉन्गिट्यूड लिमिटेड। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको चेंजेस करवा रहा हूँ, ये मानते हुए कि क्वेश्चन तो आपके पास पहले से ही और आपने पहले से ही समझा हुआ है।
दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 140 लैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स थे 15 लैक्स। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाएं और डिवाइड करेंगे तो 140 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपको ईपीएस मिलेगा 9.33। यहाँ पर ईपीएस लिखा हुआ है 8। सिमिलरली अगर आप 60 लैक्स के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे 16 लाख शेयर से तो ईपीएस 5 नहीं आएगा। ये इस क्वेश्चन के अंदर फ्लॉ था, मिस्टेक थी। इस वजह से इंस्टीट्यूट क्या करता था, इस क्वेश्चन के 2 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इशू करता था। वो 2 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कौन से मैं आपको अपनी बुकलेट्स में बताता हूँ। एसएफएम का वॉल्यूम 1, ओके। तो एसएफएम के वॉल्यूम 1 में हम पेज नंबर 48 पर आ गए। मैंने लेटेस्ट वर्जन ओपन किया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने 140 डिवाइडेड बाय 15 वो 8 के बराबर नहीं आता था और 60 डिवाइडेड बाय 16 वो 5 के बराबर नहीं आता था। और स्टूडेंट्स को हमें क्लास के अंदर बोलना पड़ता था कि अब ये क्वेश्चन ऐसा ही इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही दिया हुआ है। ओके, इंस्टीट्यूट फिर क्या करता था, इसके 2 ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन चलाता था, जिसमें कि उन्होंने 140 लैक्स और 60 लैक्स जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है उसे वो पिक करते थे। और सेकेंड ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में आईसीआई क्या करता था कि वो बोलता था कि बच्चों मान लो कि ये 140 सही नहीं है, उसकी बजाय 8 रुपीज़ का ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 15 लाख नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 120 लैक्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सही है। अगर आप 120 लैक्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानते हो तो सेकंड ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, अगर आप 140 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानते हो तो फर्स्ट सोल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 16 लाख शेयर्स यानी कि यहाँ पर 80 लैक्स अगर आप मानते हो तो ये रहा सोल्यूशन। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं नहीं वो जो प्रिंटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60 लैक्स है वही सही है, तो फिर ये रहा सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन इंस्टीट्यूट करता था 140 और 60 से, सेकंड सोल्यूशन करता था 120 से और 80 से। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर 140 और 160 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को करेक्ट करके कितना कर दिया है, 120 और 80। यानी कि दोस्तों अब उन्होंने 120 और 80 बिल्कुल क्वेश्चन को सिंक्रोनाइज कर दिया है। अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो ईपीएस टैली होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फर्स्ट सोल्यूशन है जो 140 और 60 को लेकर किया गया था, अब आपको इस फर्स्ट सोल्यूशन को कट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट सोल्यूशन अब किसी काम का नहीं है। ओके, इसके बाद जो सेकंड सोल्यूशन है, सेकंड सोल्यूशन इंस्टीट्यूट करता था 120 और 80 लाख से। अब ये सोल्यूशन हमारे लिए करेक्ट सोल्यूशन है। तो आप एक काम करें, आप अपने नोट्स में या फिर स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल आप जो भी देख रहे हैं उसमें आप ये जो फर्स्ट सोल्यूशन है इसे आप क्रॉस कर लें और सेकंड सोल्यूशन को, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन को ही हम करेक्ट मानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा पहला चेंज जिसमें कि हमारा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन 2 बिकम्स द करेक्ट सोल्यूशन। ओके, इसके अलावा सारी चीज़ें सेम है। हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते थे और हम दोनों ही ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस के लिए प्रिपेयर रहते थे। अब हमें करेक्ट वाला सोल्यूशन ही करना है। नेचुरली अब आप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन 2 ही करेंगे। ये था दोस्तों पहला चेंज जिसमें कि उन्होंने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। ओके, अब हम आते हैं सेकंड चेंज पर। सेकंड चेंज दोस्तों आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल के चैप्टर नंबर 12 विच इज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ये हमारे नोट्स में बिजनेस वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के नाम से कवर होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल दिया हुआ था। अगर आप एडिशन 2019 देखेंगे तो उसका पेज नंबर 12.18 पर आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा। और अगर आप एडिशन 2021 देखेंगे तो उसके पेज नंबर 12.20 पर आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा। दिस इज एडिशन नंबर 2021। ओके, ये एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट उन्होंने समझाते समझाते एक एग्जाम्पल दिया था। ये कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता इस पर। तो ये जो सिंपल सा एग्जाम्पल है उसके अंदर उन्होंने कुछ करेक्शंस किए हुए हैं। क्या करेक्शंस किए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 20% की एवरेज ग्रोथ रेट दे रखी इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट ईयर में एबिटा यानी जीरोथ ईयर में हमारा एबिटा कितना है, 100। अगर आप 100 में 20% दोस्तों ऐड करते जाए कैलकुलेटर में, सो इट बिकम्स 120। 120 प्लस 20% बिकम्स 144 एंड 144 प्लस 20% बिकम्स 172.8 विच इज राउंडेड ऑफ टू कितना, 173। ओके, यहाँ पर दोस्तों जो इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है वो 2 जगह पर उन्होंने चेंज किया है। वो 2 जगह कौन सी मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। एक तो उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट के जो अमाउंट हैं वो पुराने वर्जन में लिखे थे 36, 33, 32 और 30, वो उन्होंने नए वर्जन में चेंज कर दिए 36, 30, 24 और 18। ओके, आखिर ये उन्होंने इंटरेस्ट के अमाउंट क्यों चेंज किए हुए हैं
तो इंटरेस्ट के अमाउंट चेंज करने के पीछे है उनका अजम्पशन ये है कि जो डेट का प्रिंसिपल है वो हमने एज्यूम करा है कि वो लीनियरली पे होगा कितने ईयर्स में, 6 ईयर्स में। इसके पहले उन्होंने अजम्पशन किया था कि डेट का प्रिंसिपल रीपे होगा 20% ओवर 3 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 4। खैर उन्होंने अजम्पशन तो लिया था, लेकिन इस अजम्पशन को सी इंस्टीट्यूट ने कभी भी इस सोल्यूशन को करते वक्त फॉलो ही नहीं किया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इस क्वेश्चन में डेट कितना है, तो यहाँ पर डेट है दोस्तों 200 लैक्स। ओके, अब ये जो 200 लैक्स का डेट है ना, उस पर 0th ईयर में कितना इंटरेस्ट है। 0th ईयर का इंटरेस्ट तो डेफिनेटली हमें दिया ही होता है क्वेश्चन में, तो 0th ईयर पर इंटरेस्ट है 36 लाख। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे इंटरेस्ट रेट बताइए कितना है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट आता है 36 लैक्स का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 200, यानी कि इंटरेस्ट रेट आता है यहाँ पर एट द रेट ऑफ 18%। ओके, अब अगर हम यहाँ पर अजम्पशन ले रहे हैं, ये प्योर अजम्पशन है ना, इस अजम्पशन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दे जस्ट अज्यूम बिकॉज दे वर नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन, दे वर जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देते वक्त वो अपने एग्जाम्पल में कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आपको इस अजम्पशन का लोड लेने की जरूरत नहीं कि वाई डिड दे टुक दिस अजम्पशन। डेट प्रिंसिपल एज्यूम्ड टू बी रीपेएबल लीनियरली इन 6 ईयर्स। तो दोस्तों डेट का प्रिंसिपल ओरिजिनली कितना है 200, हम उसे कितने ईयर्स में पे कर रहे हैं 6 ईयर्स, यानी हम हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 6, यानी हम हर साल पे करेंगे इंस्टॉलमेंट कितने की 33.33 का हम प्रिंसिपल रीपे करेंगे। अब आप खुद ही सोचें दोस्तों, जब हम हर साल 33.33 का प्रिंसिपल रीपे करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट का बर्डन भी लीनियरली कम होता चला जाएगा। ओके, तो दोस्तों जब आप 200 में से 33.33 माइनस करेंगे तो ये कितना आता है 166.67 आता है। अब 166.67 का 18% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आता है 30, राइट। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने ईयर 1 में इंटरेस्ट कितना लिख दिया है 30, है ना। फिर इसके बाद वापस से हम डेट का प्रिंसिपल रीपे करेंगे, तो जैसे 6 लाख से यहाँ इंटरेस्ट कम हुआ वैसे यहाँ कम होगा, वैसे यहाँ कम होगा एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट के अमाउंट में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, वो इस अजम्पशन से आ रहे हैं। ओके, दूसरा दोस्तों उन्होंने चेंज ये किया हुआ है कि अर्लियर दे वर रिड्यूसिंग 200 इन द नेम ऑफ डेट, क्योंकि उनका अजम्पशन कम क्या था कि हम तो 4th ईयर से डेट को रीपे करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारा डेट ईयर 1, 2, 3 और ईयर 3rd के एंड पर भी कितना रहेगा 200 ही रहेगा। लेकिन अब क्योंकि अजम्पशन ये है कि हम तो डेट का प्रिंसिपल शुरुआत से ही पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारा डेट, क्योंकि हम 6 साल में पे कर रहे हैं और यहाँ पर 3 साल ही है, तो 3 साल में हमारे डेट का अमाउंट आधा हो जाएगा, राइट। यानी 200 की जगह कितना हो जाएगा 100, तो उन्होंने यहाँ पर 100 ही यहाँ पर लेस किया हुआ है, ये उन्होंने वहाँ पर करेक्शन किए हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा अजम्पशन उन्होंने इनहेरेंटली और ले लिया है, वो ये लिया है कि हम ईयर के बिगिनिंग में डेट का रीपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि हमने तो ईयर के एंड में डेट का रीपेमेंट किया है तो फिर इंटरेस्ट 30 नहीं आता है, फिर इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए भी कितना आएगा 36। बट दिस इज द इनहेरेंट अजम्पशन व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम व्हाट इज द सॉल्यूशन दे हैव डन। तो दे हैव अज्यूम कि वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ डेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो जब वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में डेट रीपे करेंगे तभी उनका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 30 आएगा, 24 आएगा एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर डेट का अमाउंट 100 करेक्ट है, क्योंकि जो 4th इंस्टॉलमेंट होगी वो 3rd ईयर के एंड में रीपे नहीं होगी, वो 4th ईयर के बिगिनिंग में रीपे होगी, राइट। ये दोस्तों उन्होंने एग्जाम्पल में अपग्रेडेशन किया है इस अजम्पशन की वजह से। 2 चेंजेस हुए, एक तो डेट का अमाउंट और दूसरा डेट पर इंटरेस्ट। लेकिन इस सोल्यूशन को करते वक्त उन्होंने वापस से एक गलती कर दी, वो ये है कि आखिर एबिटा का अमाउंट यहाँ पर 178 कहाँ से आया, जबकि पिछली बार वो कितना था 173। आइडियली वो यहाँ पर भी 173 होना चाहिए, बिकॉज 20% की एवरेज ग्रोथ रेट है फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि यहाँ पर आइडियली 173 आना चाहिए और अकॉर्डिंगली ये सोल्यूशन और करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने तो 178 माइनस 18 160 और फिर 160 का 30% 48 से उन्होंने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया है, बट आइडियली यहाँ पर 173 होना चाहिए और अकॉर्डिंगली सोल्यूशन नीचे तक चेंज होना चाहिए, ठीक है। वो करेक्शन में अभी आपको करवा नहीं रहा हूं, आप चाहें तो खुद भी उस करेक्शन को कर सकते हैं। आप यहां पर 173 ले लीजिए, इंटरेस्ट तो उतना ही माइनस होगा 18, ये अपडेट हो जाएगा। टैक्स का अमाउंट आप निकाल लीजिए, आपको EBDAT मिल जाएगा, मल्टीपल यही रहेगा 7, और क्योंकि यहां पर उन्होंने दिया हुआ है 7 का मल्टीपल,
यहाँ पर अमाउंट चेंज होकर आ जाएगा, माइनस कीजिएगा 100, उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको कमेंट में भी लिखा हुआ है कि जो ईयर 3 का एबिटा 173 जो अर्लियर स्टडी मटेरियल में करेक्ट था, वो उन्होंने इस बार 178 लेकर इनकरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों दैट वाज द सेकंड चेंज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड चेंज। थर्ड चेंज है दोस्तों स्टडी मटेरियल के चैप्टर नंबर 2 कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के पेज नंबर 12.22। यहाँ जो मैंने पेज नंबर लिखे हैं वो लेटेस्ट एडिशन 2021 के लिखे हैं। आपको 2019 के एडिशन में रफली सेम पेज के आसपास आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स के एसएफएम के वॉल्यूम 1 में भी आपको मिलेगा, पेज नंबर 222 क्वेश्चन नंबर 107 अगर आप वर्जन 4 और 5 में हैं, या फिर पेज नंबर 211 क्वेश्चन 108 अगर आप वर्जन 3 में। अगर आप इससे पिछले वर्जन के तो आपको इस क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा, आप क्वेश्चन के नाम से इसे ढूंढ लीजिए। ओके दोस्तों, जो पुराना एडिशन था स्टडी मटेरियल का 2019 उसके पेज 12.20 पर था, और ये रहा उसका स्नैपशॉट, और 2021 के पेज नंबर 12.22 पर मिलेगा, ये रहा उसका स्नैपशॉट। ये भी दोस्तों वन ऑफ द डूबियस क्वेश्चन था जो क्लास में पढ़ाते वक्त ऐसा बोलना पड़ता था कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही सॉल्व किया हुआ है और ये गलत है। अब दोस्तों उन्होंने इस गलती को सुधार लिया है, देखते हैं आखिर क्या थी गलती। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। 1000 का रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट है 490, माइनस 200 का एसजीए, तो ईबीआईटी तो करेक्ट कैलकुलेट हुआ है 310, इंटरेस्ट 10 माइनस होकर ईबीटी आया है 300, टैक्स है 100, और ये आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना 200 है ना। ये ईवीए का क्वेश्चन है दोस्तों, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसा था और इसको कैसे ध्यान रखना पड़ता था कि बस इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर EBIT लिखा था 400, जबकि यहाँ पर EBIT कितना था 310। तो सोल्यूशन के अंदर उन्होंने स्टार्टिंग से ही मिस्टेक कर दी, उन्होंने 310 को कितना लिख दिया 400। खैर मैं बताता हूँ उन्होंने 400 के पीछे क्या सोचा था। उन्होंने इस डायरेक्ट कॉस्ट को 490 ना सोचकर उन्होंने इसे सोचा था 400, और मन में जब उन्होंने इसे 400 सोचा तो ये EBIT कितना आ गया 400। ओके, तो पहली मिस्टेक तो दोस्तों यहाँ पर ये थी कि उन्होंने EBIT का नंबर ही गलत उठा लिया था। ठीक है, ओके। दूसरी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने टैक्स का अमाउंट यहाँ पर कितना रिड्यूस किया है 100, वो उन्होंने कहाँ से पिक किया, यहाँ से। लेकिन आपको पता होगा कि जब हम EVA कैलकुलेट करते हैं तो हम EBIT में से जो असली टैक्स है उसे माइनस नहीं करते हैं, ये गलत अप्रोच है। हम EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है ना। यहाँ पर देखें दोस्तों, टैक्स रेट कितनी दे रखी 33.33%। तो जब आप 400 का 33.33% कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू 133। तो आइडियली वो उन्हें यहाँ पर टैक्सेस में लेना चाहिए, बट दे डायरेक्टली पिक द टैक्स अमाउंट फ्रॉम हियर विच इज़ द रॉन्ग अप्रोच। ये सारे करेक्शंस उन्होंने नए एडिशन में कर दिए हैं, हम देखते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पर रेवेन्यू उन्होंने लिया है 1000, डायरेक्ट कॉस्ट उन्होंने 390 कर दी है, विच इज़ ओके, मतलब वो जो भी नंबर ले हमें तो अकॉर्डिंगली सोल्यूशन करना है। ठीक है, 200 है SGA, 410 आता है EBIT, इंटरेस्ट 10 है, 400 आता है EBT, और 120 आता है टैक्स। यहाँ पर टैक्स रेट है 30% है ना। आप एग्जैक्ट सारे नंबर्स मत कंपेयर कीजिएगा, आपको बस ये समझना है कि उन्होंने करेक्ट कर लिया है अपने आप को। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा है, EBIT का ये देखिए आप करेक्ट अमाउंट उठाया है उन्होंने, राइट, जो कि पिछली बार वो इनकरेक्ट अमाउंट उठाते थे, अब उन्होंने यहाँ पर करेक्ट अमाउंट उठाया। 410 है तो 410 ही लिया है। दूसरी चीज़, उन्होंने डायरेक्टली ये 120 का टैक्स उठाकर यहाँ पर माइनस नहीं किया है, रेदर उन्होंने 30% कैलकुलेट किया है। तो जब आप यहाँ पर EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, यानी 400 इंटू 1 माइनस 0.3 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 410 का 30% कैलकुलेट करें वो आता है 123, और ये नॉन कैश आइटम्स हम यहाँ पर ऐड बैक करते हैं जो आपने डेफिनेटली कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त पढ़ा होगा। तो इस तरीके से करेक्ट नोपैट आता है कितना 307, राइट। तो यहाँ पर दो चेंजेस हुए हैं, एक तो करेक्ट EBIT पिक किया है, दूसरा टैक्स अमाउंट डायरेक्टली ना पिक करते हुए वो 30% EBIT पर कैलकुलेट किया गया है। यही दोस्तों सेम मतलब अमाउंट थोड़ा सा चेंज था। अपने नोट्स में भी मिलेगा, अपने नोट्स का वॉल्यूम 1 में आपको पेज 222 पर आना पड़ेगा। अपन आते हैं दोस्तों अपने नोट्स के पेज नंबर 222 पर।
ओके, पेज नंबर 222 एंड हियर्स दैट क्वेश्चन। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो वर्जन 3 वाले हैं उनको पेज नंबर 211 पर आना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 108। ओके, तो दोस्तों अपने नोट्स में हम अब इस करेक्शन को कर सकते हैं। दो चीज़ें, या तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट कर दें, या फिर हम तो हमारा क्वेश्चन रहने दें जो उन्होंने मई 2019 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा था उस पर रहने दें, और बस जो उन्होंने करेक्शन किए हैं वो हम कर लें। उन्होंने क्या करेक्शन करे हैं, उन्होंने EBIT का करेक्ट अमाउंट उठाया और टैक्स एक्सपेंस यहाँ से डायरेक्टली ना उठाते हुए टैक्स रेट उन्होंने अपडेट की है। चलिए दोस्तों, तो मैं इस क्वेश्चन में टैक्स रेट 30% ना करते हुए इसे 33.33% ही रहने दे रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर 400 ही रहने दे रहा हूँ। उन्होंने स्टडी मटेरियल में इसे 390 कर दिया है ना। तो हम क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उसकी बजाय हम तो हमारे क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों EBIT का अमाउंट ये है 400 और ये है 400, तो हमने यहाँ पर EBIT का अमाउंट तो करेक्ट ले ही लिया था ज़बरदस्ती, बिकॉज EBIT डायरेक्टली गलत उठाना बहुत ही गलत लग रहा था, है ना। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया था, वो जो उन्होंने 490 लिया था मैंने खुद ने ही क्वेश्चन का 400 करके उनका EBIT यहाँ पर सही ठहरा दिया था। मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था बेसिकली, और यहाँ पर उन्होंने EBIT 400 लिया था जो पूरी तरीके से गलत था। तो व्हाट आई डिड इज कि जो मैंने नोट्स में क्वेश्चन लिया था उसमें इसे 400 ले लिया था, ताकि अल्टीमेटली EBIT 400 से 400 तो एटलीस्ट करेक्ट हो ही जाए। अब उन्होंने टैक्स का अमाउंट कितना लिया, 100, और उन्होंने डायरेक्टली इस 100 को यहाँ पर माइनस कर दिया, जबकि अब आप जानते हैं कि करेक्ट अप्रोच क्या है, 33.33%। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे 33.33% करते हैं। 400 का 33.33% होता है 133.32। ओके, तो यहाँ पर करेक्शन करके ये आ जाएगा -133.32 या 33 भी 32 ही लीजिए, है ना, क्योंकि 33.33%। ओके, हाँ जी, और ये एड बैक तो हो ही रहा है यहाँ पर 20, तो इसे अब हम करेक्ट करेंगे और सोल्यूशन को हम पूरा ही करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आता है 286 ये आ जाएगा 286.68, ठीक है। ओके, अब इसी नोपैड के नंबर को हम आगे जाकर उठाएंगे 286.68 को 320 की जगह पर। ओके, यहाँ पर ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इन्वेस्टेड कैपिटल, इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर ये जो कैलकुलेट करा 8% ये सही है, हमने 12% के इंटरेस्ट रेट को आफ्टर टैक्स कर दिया है। आप अपनी टैक्स रेट मत चेंज कीजिएगा, नहीं तो पूरा सोल्यूशन का चेहरा ही चेंज हो जाएगा, है ना। आप स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन करें या फिर ये वाला क्वेश्चन कर लें, मोर और लेस इट इज सेम, हमें तो कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 320 था हमने उसे अपडेट करके कितना कर लिया, 286.68। तो यहाँ पर हम 320 को अब अपडेट करते हैं, 320 को हम कर देते हैं 286.68। ओके, तो 286.68 माइनस 73.60 गिव्स यू 213.08। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ाकर मार्केट वैल्यू एडिट भी किया था, जो सेम ही रहेगा 1000 माइनस 9080, इसमें कोई आगे चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा करेक्टेड सोल्यूशन, जो कि उन्होंने नए स्टडी मटेरियल में, अब क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया है तो अब हम हमारे नोट में भी शान से चेंज कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा थर्ड चेंज, जिसमें कि ICI ने अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव कर लिया और सोल्यूशन को भी चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट करेक्शन, करेक्शन नंबर 4, जो कि आपको एक स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें है। अगर आप एडिशन 2019 में देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑन पेज नंबर 12.22, और अगर आप 2021 एडिशन देख रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑन पेज नंबर 12.26। ओके दोस्तों, इस एग्जाम्पल में उन्होंने दो चेंजेस किए हैं। पहले उन्होंने ये जो 5% की ग्रोथ रेट थी उसमें 100 + 5% 105, और 105 + 5% वैसे होता तो 110.25 है, बट दे जस्ट राउंडेड इट ऑफ। सिमिलरली इसमें अगर आप 5% जोड़ेंगे तो एक ऑड नंबर आएगा एंड दे जस्ट राउंडेड इट ऑफ। लेकिन इस बार न्यू स्टडी मटेरियल में उन्होंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वर्किंग की है। ओके, तो सबसे पहला चेंज तो ये है कि इस पूरे के पूरे सोल्यूशन में उन्होंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वर्किंग की है, जो कि पहले उन्होंने सारी चीज़ें राउंड ऑफ कर दी थी।
खैर अगर आपके एग्जाम में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आई डोंट थिंक कि आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप चीज़ों को डायरेक्टली राउंड ऑफ कर दें, वो भी खास करके तब जब चीज़ें मिलियंस में, डेफिनेटली आप 2 डेसिमल तक वर्किंग करेंगे। तो ये तो एक छोटा सा चेंज हुआ इस एग्जाम्पल में। दूसरा उन्होंने चेंज किया है, पहले वो टर्मिनल कैश फ्लोज के लिए मल्टीप्लायर को अज्यूम कर रहे थे, अज्यूम कितना कर रहे थे 3, लेकिन इस बार उन्होंने मल्टीप्लायर टर्मिनल वैल्यूज़ के लिए अज्यूम नहीं करा, बल्कि उन्होंने मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर लिया। दोस्तों यहाँ पर ये जो कैश फ्लोज है ना, 4th ईयर ऑनवर्ड्स के कैश फ्लोज, वो ग्रोइंग नहीं है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि यही कैश फ्लो 4th ईयर का भी और यही ऑनवर्ड्स का भी है। तो 4th ईयर का जब यहाँ पर कैश फ्लो कांस्टेंट है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं? अगर हमें टर्मिनल वैल्यू एस्टिमेट कैलकुलेट करना हो तो अगर कैश फ्लोज कांस्टेंट हो 4th ईयर से लेकर आगे तक इनफाइनाइट ईयर, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी? हम लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है A/R। ओके, तो उन्होंने क्या करा था, पहले मिस्टेक कर दी थी, उन्होंने टर्मिनल वैल्यूज़ के लिए एक मल्टीप्लायर मन से अज्यूम कर लिया था, कितना 3 टाइम्स। लेकिन आइडियली उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर A/R करना चाहिए। तो उन्होंने इस बार जो मल्टीप्लायर निकाला वो कैसे निकाल लिया, 1 डिवाइडेड बाय 0.12, जो कि हमारी डिस्काउंटिंग रेट है, यानी कि मल्टीप्लायर कितना आ गया 8.33, और फिर उसे कैश फ्लोज से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी सरल शब्दों में उन्होंने कैश फ्लोज को डिवाइडेड बाय, यानी अमाउंट को डिवाइडेड बाय उन्होंने आर कर दिया। तो जब आप 40.45 डिवाइडेड बाय 0.12 करेंगे तो ये आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा 337.08 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में, जो कि रफली 336.95 को अप्रोक्सीमेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8.33 को राउंड ऑफ कर दिया गया। सो इन द एग्जाम्पल व्हाट चेंज दे हैव डन इज, अर्लियर दे वर अज्यूमिंग बट देयर वाज नो नीड टू अज्यूम, यू कैन सिंपली अप्लाई A/R व्हेन द कैश फ्लोज आर कांस्टेंट। वो उन्होंने यहाँ पर करेक्शन किया है। ओके, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो सोल्यूशन अभी 2021 के स्टडी मटेरियल में प्रिंटेड है, ये अभी भी इसमें कुछ गलतियाँ हैं। खैर आपको इस एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमने हमारी क्लास में बहुत सारे वैल्यूएशन के फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम है, लेकिन इसमें फिर से कुछ गलतियाँ हैं, वो मैं यहाँ पर अभी एड्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने उनकी एक गलती यहाँ पर सुधार ली है। ओके, फिर दोस्तों इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चेंज पर, विच इज़ इन चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन एडेड टू स्टडी मटेरियल एडिशन 2021। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नवंबर 2020 में अटेम्प्ट दिया होगा वो कहेंगे ये कौन सा नया एडिशन, ये तो हमसे ऑलरेडी नवंबर 20 अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, पहले उसका क्वेश्चन पूछ लिया और बाद में उसे स्टडी मटेरियल में लेकर आ गए। खैर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट ऑपरेशंस ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस का हिस्सा था। ओल्ड सिलेबस में मनी मार्केट ऑपरेशंस नाम से एक पूरा चैप्टर था जो उन्होंने न्यू सिलेबस में डिलीट कर दिया, लेकिन उसका क्वेश्चन उन्होंने नवंबर 20 में पूछ लिया और अब वो चेंज उन्होंने स्टडी मटेरियल 2021 में कर दिया। दोस्तों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की ये थ्योरी है और इसमें काफ़ी सारे तरह के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझाया गया है और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल ने मनी मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं और 3 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं और ये रहे वो 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ओके, मैं इन चेंजेस को, यानी जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किया है, मैं उसे इस वीडियो में कवर करने की बजाय एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रहा हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उस लिंक पर जाकर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की थ्योरी एज वेल एज मनी मार्केट ऑपरेशंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। मैंने ये जो 3 क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल में दिए हैं वो तो कवर किए ही किए, साथ ही साथ मनी मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट के पास ओल्ड सिलेबस के जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं प्रैक्टिस मैनुअल में, वो भी मैंने उसके अंदर कवर किए हुए हैं। तो आप मनी मार्केट ऑपरेशंस टॉपिक को इस वीडियो के खत्म होने के बाद वहां जाकर कवर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों 6th चेंज है जो कि चैप्टर नंबर 8 यानी कि डेरिवेटिव्स में है। हमारे नोट्स के पेज नंबर 93 में आपको क्वेश्चन नंबर 94 के नाम से क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप एडिशन 2019 को देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 8.22 पर मिलेगा, एडिशन 2021 को देखेंगे तो उसमें भी पेज नंबर 8.22 पर मिलेगा। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपको याद ही होगा, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी जो उन्होंने यहाँ पर कवर कर ली हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने लिखा था फॉलोइंग इज अ 2 पीरियड ट्री।
फॉर अ स्टॉक। अब ये उन्होंने बोला है 2 पीरियड ट्री, लेकिन उन्होंने डिफाइन नहीं करा था दैट 1 पीरियड इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स। इज 1 पीरियड इक्वल टू 1 मंथ और 1 पीरियड इक्वल टू 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर। उन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 2021 के एडिशन में, फॉलोइंग इज अ 2 सब पीरियड्स ट्री ऑफ 6 मंथ्स ईच। यानी अब हर ये जो सब पीरियड है वो कितने मंथ्स का हो गया है, ये 6 मंथ्स का हो गया है। ये उन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, जो पहले डिफाइन नहीं किया था। यही क्वेश्चन दोस्तों सेम आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। हमारे नोट्स के पेज नंबर 93, ये एसएफएम के वॉल्यूम 3 में आपको मिलेगा। मैं ओपन कर लेता हूँ एसएफएम का वॉल्यूम नंबर 3 यहाँ पर। ओके, एसएफएम के वॉल्यूम नंबर 3 में दैट वाज पेज नंबर 93। ओके, ओके, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन पेज ऑन पेज नंबर 85, है ना। पेज नंबर 85 पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर हमने ही जो स्टडी मटेरियल था ना उसके अंदर मैंने ही यहाँ पर करेक्शन कर दिया था और लिख दिया था कि ये 6 मंथ्स का पीरियड है, लेकिन अब वो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि वो 6 मंथ्स का पीरियड है। खैर ये चेंज अब आपको अपने नोट्स में करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको 6 मंथ्स कहीं से भी मिल रहा है। मैंने यहाँ पर नीचे करा था, अब इंस्टीट्यूट ने उसे यहाँ पर कर दिया है। ओके, जो बड़ा चेंज है देखिए दोस्तों वो क्या है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट हमसे आखिरी में, ये बाकी सारा सोल्यूशन सेम है, 5.675 है, 5.673 वो डेसिमल्स में चेंज है विच इज़ नॉट वेरी रेलेवेंट। वो तो एग्जाम में आपका जो कैलकुलेटर बताएगा आपको वो लिखना है। जो खास चेंज है वो इस पोर्शन में, यू शुड ऑल्सो इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ द इम्प्लाइड रिस्क फ्री हेज पोर्टफोलियो एट द वैल्यूएशन डेट। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है और अगर आपको यहाँ पर परफेक्टली हेज्ड पोजीशन बनानी है तो परफेक्टली हेज्ड पोजीशन बनाने का रूल होता है कि आपको 1 कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है और साइमल्टेनियसली आपको डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड करना है। इस तरीके से हम परफेक्टली हेज पोजीशन बनाते थे। या तो आप 1 कॉल ऑप्शन बाय करके डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स सेल कर दें, या फिर आप 1 कॉल ऑप्शन सेल करके डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर लें। तो इस तरीके से परफेक्टली हेज पोजीशन बनती थी। ओके, परफेक्टली हेज्ड पोजीशन को दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता था वो होता था कॉल ऑप्शन की वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज अप माइनस कॉल ऑप्शन वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज डाउन डिवाइडेड बाय स्टॉक वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज अप स्टॉक प्राइस व्हेन स्टॉक गोज डाउन। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते थे, सी यू माइनस सी डी डिवाइडेड बाय स्टॉक की वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज अप माइनस स्टॉक की वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज डाउन। फॉर्मूला स्लाइटली चेंज होता रहता है, मतलब फॉर्मूले के जो टर्मिनोलॉजीज है वो स्लाइटली चेंज होते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले इंस्टीट्यूट सोल्यूशन करता था वो ये करता था कि स्टॉक की जो 2 वैल्यूज़ उन्होंने दे रखी है, व्हेन स्टॉक गोज अप एंड व्हेन स्टॉक गोज डाउन, द 2 वैल्यूज दैट यू वुड फाइंड हियर आर 33 एंड 21 एंड 27। तो यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ में यहाँ पर लिख रहा हूँ 33 और 27। स्टॉक की वैल्यू एट द एंड व्हेन स्टॉक गोज अप इज 33, स्टॉक की वैल्यू एट द एंड, S1 से हम पीरियड के एंड की स्टॉक की वैल्यू को डिनोट करते हैं, व्हेन स्टॉक गोज डाउन वाज 27। ओके, और यहाँ पर कॉल ऑप्शन की वैल्यूज व्हेन स्टॉक गोज अप, कॉल ऑप्शन की वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज डाउन थी 5.68 और 1.03। ओके, मैं इसे भी यहाँ पर लिखता हूँ। कॉल ऑप्शन की वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज अप थी 5.68 और कॉल ऑप्शन की वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज डाउन थी 1.03। और अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सी यू माइनस सी डी डिवाइडेड बाय अपसाइड स्टॉक वैल्यू माइनस डाउनसाइड स्टॉक वैल्यू। तो दोस्तों आप ज़रा इसे कैलकुलेटर पे करें, 5.68 माइनस 1.03 और ये आता है 4.65 और उसे डिवाइड कर देंगे 33 और 27 के डिफरेंस यानी कि 6 से। तो 4.65 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है, 0.775। इसे 0.775 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 0.775, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा था, इस फॉर्मूले को ठीक रिवर्स करके लगा दिया था। उन्होंने 33 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 5.68
-1.03 ये उन्होंने आगे पीछे माइनस कर दिया, खैर उसका कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं लिया और 1.29 निकाला आंसर। वो 1.29 कुछ नहीं है, वो 0.775 का इन्वर्स है। आप एक बार 0.775 का इन्वर्स करके देखें अपने कैलकुलेटर में, डिवाइड इक्वल टू, वो आपका 1.29 से मैच हो जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो दोस्तों अगर आप वन कॉल ऑप्शन बाय या सेल करते हैं तो फिर आपको डेल्टा शेयर्स में ट्रेड करना पड़ेगा, जहां पर डेल्टा शेयर होंगे 0.775 शेयर्स। ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका कहना है नहीं मैं 0.775 शेयर नहीं, मैं तो 1 शेयर में ट्रेड करूंगा। तो फिर अगर आप 1 शेयर में ट्रेड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉल ऑप्शंस जिसमें आपको ट्रेड करना पड़ेगा वो 1 रहेगा, या वो अब 1 से ज़्यादा हो जाएगा, वो अब 1 से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब आप 0.775 शेयर्स में ट्रेड कर रहे थे ना, तभी आपको उसको काउंटर करने के लिए, हेजिंग पोजीशन बनाने के लिए आपको 1 कॉल ऑप्शन लेना पड़ रहा था। अब जब आपने शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ाकर 1 कर दी तो आपके नंबर ऑफ कॉल ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे। वो नंबर ऑफ कॉल ऑप्शंस आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। That 0.775 shares need 1 call option to hedge, then 1 share would need how many call options to hedge? तो दोस्तों आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.775 करेंगे तो वो आ जाएगा 1.29। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूट ने उनके अर्लियर स्टडी मटेरियल में सोल्यूशन दिया था 1.29 वो भी करेक्ट था और 0.775 भी करेक्ट है। वो डिपेंड करता है कि आप कॉल 1 ले रहे हैं तो 0.775 शेयर करेक्ट आंसर है, और अगर आप शेयर 1 ले रहे हैं तो फिर कॉल की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 1.29। ये सोल्यूशन दोस्तों हमने अपने स्टडी मटेरियल अपने नोट्स में भी दिया था, ये देखें आप यहाँ पर। ओके, ये मैंने यहाँ पर आपको दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे थे और क्लास में जब हम डिस्कस करते थे तो मैं एक्सप्लेन करता था दैट 1.29 कॉल ऑप्शन वर्सेस 1 शेयर आप या तो ऐसे हैजिंग कर लें या फिर आप 0.775 शेयर वर्सेस 1 कॉल ऑप्शन से हैजिंग कर लें। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने इस सोल्यूशन को चेंज कर दिया है, तो आपको चेंज्ड सोल्यूशन ही करना है। चेंज आखिर क्या है? उन्होंने फॉर्मूला तो सेम ही रखा है, यस फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर दी है। ओके दोस्तों, वैल्यूज़ देखना क्या चेंज कर दी। स्टॉक की वैल्यू अपसाइड और डाउनसाइड में तो सेम ही ली है, 33 और 27, यस। लेकिन कॉल की वैल्यूज़ उन्होंने ये वाली पिक अब नहीं की है। ये वाली जो वैल्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? 8.3 और 1.70 को जब हम प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट देते हैं और डिस्काउंट करते हैं तो 5.68 आता है, और 1.7 और 0 को जब हम प्रोबेबिलिटीज़ का इफेक्ट देते हैं और डिस्काउंट करते हैं तो 1.03 आता है। फिर से 5.68 और 1.03 में हम प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट देते हैं और डिस्काउंट करते हैं तो 3.84 आता है। मैं आपको बाइनोमियल मॉडल नहीं समझा रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आता है, मैं सिर्फ चेंज करवा रहा हूँ। ओके, अब उन्होंने क्या करा? CU और CD की वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी। उन्होंने CU की वैल्यू और CD की वैल्यू 5.68 और 1.03 लेने की बजाय उन्होंने एज्यूम करा है कि बंदा सिर्फ 6 मंथ्स की ही हैजिंग करना चाहता है, और वो जब 6 मंथ्स का ही कॉल ऑप्शन लेगा तो उसे आगे की वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर अफ्रेश वैल्यूज कैलकुलेट कर दी है। अफ्रेश वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 28। तो अगर शेयर कितना हो जाता है? 33, तो फिर कॉल ऑप्शन की वैल्यू अपसाइड में कितनी हो जाएगी? 5, बिकॉज यू हैव राइट टू बाय एट 28 एंड नाउ द शेयर इज ट्रेडिंग एट 33, सो कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अगर यहाँ पर हम 27 ही हो जाती है शेयर की प्राइस एंड वी हैव राइट टू बाय एट 28, सो दैट राइट इज वर्थलेस, और यहाँ पर कॉल ऑप्शन की वैल्यू व्हेन स्टॉक गोज डाउन कितनी हो जाती है? 0। यानी कि बजाय कि इन नंबर से हम पुल कर लेकर आए वैल्यूज, उसकी बजाय ICI ने इसे इग्नोर कर दिया है और उन्होंने एज्यूम कर लिया है कि ये जो रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो हमें बनाना है वो हमें यहाँ पर सब पीरियड 1 तक के लिए ही बनाना है, इसलिए जो वैल्यूज़ आएंगी वो 5 और 0 ही आएंगी। तो उन्होंने क्या करा, अब यहाँ पर 5 और 0 को ही ले लिया है CU माइनस CD, तो ये हो जाता है अल्टीमेटली 5/6 यानी कि 0.8333। इसका मतलब होता है कि 0.833 कॉल ऑप्शन वर्सेस 1, ओके सॉरी, यहाँ पर इसका मतलब होता है 0.833 शेयर्स वर्सेस
1 कॉल ऑप्शन में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, है ना। तो उन्होंने आंसर लिखा है 5/6 शेयर्स यानी वही 0.833 शेयर्स शेल बी हेल्ड और परचेज फॉर राइटिंग 1 कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लिया है। अब आप अपने नोट्स में आ जाइए और अब आप इस करेक्शन को वहाँ पर कर लीजिए। अब आप यहाँ पर h चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर 5 - 0 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 और 6/5 का मतलब होता है 1.20 आई गेस। 6/5 ये आता है 1.20। ओ यस, आई वाज करेक्ट। और यहाँ पर 5 - 0 आ जाएगा यानी कि यह आ जाएगा 0.833, दैट इज 5/6, है ना। यहाँ पर ये आता है 5/6, ठीक है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? यहाँ पर इंटरप्रिटेशन 0.833 में होता है कि 0.833 शेयर्स हम बाय कर लेंगे वर्सेस राइटिंग 1 कॉल ऑप्शन, या फिर यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि हम 1.20 कॉल ऑप्शंस राइट कर देंगे वर्सेस बाइंग 1 शेयर, ठीक है। अल्टीमेटली इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, राइट। अगर आप यहाँ पर 0.833 शेयर्स की बजाय 1 शेयर लेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 कॉल ऑप्शन की बजाय ज़्यादा कॉल ऑप्शंस राइट करने पड़ेंगे। ये आप करेक्शन कर लीजिए दोस्तों अपने नोट्स में, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट करेक्शन पर, विच इज करेक्शन नंबर 7, स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 8, डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। हमारे नोट्स की वॉल्यूम 3 में आपको मिलेगा डेरिवेटिव्स चैप्टर में पेज नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन लैंग्वेज हैज़ बिन करेक्टेड बाय ICAI। ओके दोस्तों, ये है एक क्वेश्चन जो अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल में देखेंगे, आपको पुराने स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस मैनुअल में मिलेगा। उसमें कुछ लैंग्वेज में फ्लॉ था क्वेश्चन के, वो उन्होंने एडिशन 2021 में इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा विद करेक्टेड लैंग्वेज इन दी क्वेश्चन, ओके। अपने नोट्स पर अगर आप आना चाहें तो आप पेज नंबर 40 के क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाए। मैं भी यहाँ पर आता हूँ, पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 56। ओके तो दोस्तों ये है वो क्वेश्चन जो CA फाइनल मई 2011 में पूछा गया था। प्रैक्टिस मैनुअल 2018 का भी हिस्सा था और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करें, क्या चेंजेस करें वो देखते हैं, ओके। आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को करवाते वक्त हमें ये ऐसा यहाँ पर नोट लिखना पड़ता था कि ICAI ने ऐसा कुछ अजम्पशन ले लिया और उन्होंने अकॉर्डिंगली उस अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व किया है। हालांकि क्वेश्चन में कहीं ऐसा पता नहीं चलता था कि ऐसा कुछ अज्यूम करना है। अब उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को करेक्ट कर दिया है, ओके। देखें दोस्तों, 2 जगह पर करेक्शन है। सबसे पहला, ICAI पहले लिखा करता था द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.1। यहाँ पर हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें 90 के थे इक्विटी शेयर्स और 10 का था कैश। तो एक तरीके से पोर्टफोलियो कितने का बना, 100। और जब स्टूडेंट इसे पढ़ता था तो उसे लगता था कि 100 लैक्स का जो हमारा 100 करोड़ का जो हमारा पोर्टफोलियो उसका बीटा 1.1 है। तो हमें इसे सॉल्व करवाते वक्त ऐसा बताना पड़ता था कि ICAI ने अज्यूम कर लिया है कि जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हम 1.1 बोल रहे हैं वो पोर्टफोलियो का नहीं है बल्कि वो सिर्फ इक्विटी पोर्शन का बीटा है। अब ICAI ने क्या करा है, उस लैंग्वेज को करेक्ट कर दिया और यहाँ पर बोला द बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो इज 1.1। Now the beta of portfolio is not 1.1. The beta of equity shares portfolio is 1.1. ये equity shares का portfolio और इस 90 का बीटा 1.1 है। तो जो हमें अदरवाइज पहले पढ़ाते वक्त बताना पड़ता था कि ICAI ने मन से ऐसा अज्यूम कर लिया है, अब उन्होंने इसे करेक्ट कर दिया है। खैर वो सॉल्व क्या करते थे, 90 लैक्स का ही बीटा 1.1 लेकर करते थे, अभी भी सोल्यूशन वही होगा लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज करेक्ट हो गई है। तो आप एक काम करें, अपने नोट्स में आए और आप अपने नोट्स में इस लैंग्वेज को करेक्ट कर ले। द बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो इज 1.1, ओके। द बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो इज 1.1। और अब जब उन्होंने ऐसा बोल ही दिया है तो फिर हमें इस अजम्पशन की कोई ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। ये हुआ दोस्तों इस क्वेश्चन में पहला करेक्शन, ओके। अब हम देखते हैं दूसरा करेक्शन आखिर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिखता था
ओके, हाँ, मैं आपको इस क्वेश्चन का भी इतिहास बताता हूँ। हमने जो हमारे नोट्स में क्वेश्चन लिया है वो ओरिजिनल जो मई 2011 में क्वेश्चन पूछा था ना वो लिया है, राइट। उसमें उन्होंने पेपर में बच्चों को प्रिंट करके लिखा था हाउ मैनी इंडेक्स फ्यूचर्स ही शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हैजिंग सो दैट द पोर्टफोलियो बीटा इज रिड्यूस टू 1। तो दोस्तों यहाँ पर जब उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन प्रिंट करा था तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि वो ये तो पूछ रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स कितने शॉर्ट करें परफेक्ट हैजिंग के लिए, और परफेक्ट हैजिंग का जनरली मतलब होता है कि अब पोर्टफोलियो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, यानी पोर्टफोलियो का बीटा कुछ रहेगा या बीटा रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा। बीटा रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा, ये होता है परफेक्ट हैजिंग का मतलब। लेकिन उन्होंने आगे लिख दिया था सो दैट पोर्टफोलियो बीटा इज रिड्यूस टू 1। सो स्टूडेंट्स वर ऑलवेज गेटिंग कंफ्यूज कि अब आप ये तो बताओ कि हमें बीटा 1 करना है या बीटा 0 करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर सपोज टू चेंज इट टू 0 फॉर परफेक्ट हैजिंग, यानी इंस्टीट्यूट ने सॉल्व करते वक्त ऐसा मन से मान लिया था कि ये जो हमने 1 लिख लिया ये तो हमने एवं ही मजाक में लिख दिया था, राइट। अब उन्होंने क्या करा है, उसे यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी इंडेक्स फ्यूचर्स ही शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हैजिंग। लेकिन ये ऑलरेडी प्रैक्टिस मैनुअल में करेक्शन हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं यही वाला क्वेश्चन करता था, ओरिजिनल क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि कभी गलती से आपके अटेम्प्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको कैसे फेस करना है। अब क्योंकि स्टडी मटेरियल में चेंज हो गया है तो आप एक काम करें दोस्तों, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को कट कर लें और अब ये क्वेश्चन सिर्फ कितना पढ़ने में आएगा, हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स शुड ही शॉर्ट फॉर परफेक्ट हैजिंग, एंड फॉर परफेक्ट हैजिंग मींस दैट वी आर सपोज टू रिड्यूस द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 0। खैर ये क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही होता था, हम उस पूरे पोर्टफोलियो को परफेक्टली हैज करते थे। वी आर सपोज टू चेंज इट टू 0। अब हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये नोट कट हो जाएगा। सोल्यूशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, आप सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर वो 9.9 करोड़ ही आता है सोल्यूशन, एग्जैक्ट सेम है सोल्यूशन, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में 2 जगह पर चेंजेस करने, एक तो इक्विटी शेयर्स वाला और दूसरा वो जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन से लेते थे आपको सिर्फ बताने के लिए। अब आपको उसको पूरी तरीके से डिलीट कर देना है क्योंकि अभी ये इंस्टीट्यूट के नॉलेज में आ गई है मिस्टेक। ओके, अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चेंज देखते हैं, चेंज नंबर 8। ओके, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंज, चैप्टर नंबर 9 फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, पेज नंबर 9.33 में हमें ये चेंज देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझे। ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। आपको ध्यान होगा कि ऑटोमेटिक कैंसिलेशन करने से पहले बैंक ग्रेस पीरियड देती है अपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कस्टमर्स को। वो ग्रेस पीरियड 15 डेज का दिया जाता था, लेकिन अब वो रिवाइज होकर कितने डेज का हो गया, 3। और एक और चीज नोट करें, 3 वर्किंग डेज, नॉट 3 डेज, दस आर 3 वर्किंग डेज। तो पहले 15 डेज का ग्रेस पीरियड था और अब वो ग्रेस पीरियड चेंज होकर कितना हो गया, 3 वर्किंग डेज। ये चेंज इंस्टीट्यूट ने तो अभी करा है, लेकिन जो फेडाई रूल्स थे उसमें ये चेंज काफ़ी पहले आ चुका था। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने स्नैपशॉट लगा रखा है 2019 के स्टडी मटेरियल और 2021 के स्टडी मटेरियल का। एज पर फेडाई रूल 8 ऑटोमेटिकली कैंसल्ड ऑन 15th डे, लेकिन एज पर फेडाई रूल ऑटोमेटिकली कैंसल्ड विद इन 3 वर्किंग डेज। ओके, तो ये चेंज हो गया है यहाँ पर, है ना। ये मैंने यहाँ पर आपको पूरा स्नैपशॉट दिया है जिसमें यहाँ पर लिखा है 15 डेज, लेकिन यहाँ पर लिखा है कितना, 3 वर्किंग डेज। तो आप दोस्तों सिंपल क्या करें, आप अगर ये वाला वर्जन का स्टडी मटेरियल लेकर साथ में बैठे हैं तो आप यहाँ पर ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर ड्यू डेट, और यहाँ पर 15 डेज की जगह आप कितना अपडेट कर लेंगे, और 3 वर्किंग डेज विच एवर इज अर्लियर एंड द ओरिजिनल रेट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। ओके, इस चेंज की वजह से दोस्तों क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी चेंज हुआ है, वो देखना क्या है। द इफेक्ट ऑफ द सेम हैज़ ऑल्सो बिन गिवन बाय अपडेटिंग द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें 20th जून की पहले डेट लिखी हुई थी, लेकिन अब उसे अपडेट करके 13th जून कर दिया है, और उसकी वजह से इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में भी चेंज हुआ है। वो क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है, अगर आप 2019 के स्टडी मटेरियल में तो आप पेज नंबर 9.33 पर आ जाएं, 2021 में भी पेज नंबर 9.33 आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। यही सेम क्वेश्चन दोस्तों आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगा, आपको फॉरेक्स चैप्टर में ये वाला सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके,
इस क्वेश्चन में पहले क्योंकि 15 डेज का ग्रेस पीरियड हुआ करता था तो उन्होंने 10th जून के बाद जो नेक्स्ट डेट दी थी वो 20th जून दी थी, लेकिन अब क्योंकि 3 डेज के अंदर ही सब कुछ मामला सेटल हो जाता है तो अब उन्होंने यहाँ पर डेट कितनी कर दी 13th जून। सिर्फ डेट चेंज करी है, जो रेट्स है वो उन्होंने सेम रखी है, जिसकी वजह से मोस्टली जो सोल्यूशन है वो सेम रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको ध्यान होगा, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के केस में जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे तो पहले हम 15 डेज का करते थे, लेकिन अब हम कितने डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ओनली 3 डेज का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये चेंज आपको करना है। ओके, अपने नोट्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर अपने नोट्स का पेज नंबर नहीं लिखा है। ओके, तो हम एक बार ढूंढ लेते हैं हमारे नोट्स में आखिर ये पेज कहाँ पर है। डेरिवेटिव्स के बाद हम आते हैं फॉरेक्स चैप्टर में, हम इसे कवर करते थे और फॉरेक्स चैप्टर में इट यूज्ड टू बी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में एन इम्पोर्टर के नाम से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो हियर इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 20th जून की जगह पर डेट कितनी कर लेनी है 13th जून, और यहाँ पर डेट कितनी कर लेनी है आपको 13th जून कर लेनी। ठीक है, वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं, हम कॉन्सेप्ट कॉपी बनाते थे, आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को अपडेट कर लीजिए ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में, और वहाँ पर जो हम 15 डेज का ग्रेस पीरियड वर्ड लिखते थे उसकी जगह पर आप 3 वर्किंग डेज का ग्रेस पीरियड कर लीजिए। ओके, वहाँ पर मैंने आपको कोई एग्जाम्पल भी दिया होगा जहाँ पर हमने 15 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा, आप उसे चेंज करके 3 डेज पर कर दे। कैसे करना है मैं आपको इस क्वेश्चन की मदद से बता रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए आप सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये 63.6163 आएगा, 156 740 आएगा, ये सारी चीज़ें सही है। स्वैप लॉस भी बिल्कुल सही है, 30,000 हियर वी आर गोइंग टू चेंज इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट में भी दोस्तों ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बस यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो 12% उन्होंने पहले कितने डेज़ का लिया था 10 डेज़। 10 डेज़ क्यों, क्योंकि 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता था, लेकिन पार्टी उससे पहले ही आ गई थी। कब आ गई थी 10 डेज़ पर ही आ गई थी। यहाँ पर पार्टी एग्जैक्ट 3rd डे पर आई है तो हम उससे 3 डेज़ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो पहले 96 का 12% 10 डेज़ का इंटरेस्ट होता था 320, लेकिन अब वही 96,000 का 12% का 3 डेज़ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 96। ओके, इंटरेस्ट चेंज होने के बाद जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट रहेगी वो तो सेम रहेगी बिकॉज रेट्स उन्होंने चेंज ही नहीं करे, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट है ना ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर वन ऑफ द कॉस्ट वाज इंटरेस्ट, जो अर्लियर हम लेते थे 320, लेकिन अब हम कितना लेंगे 96। अकॉर्डिंगली ये टोटल कॉस्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगी, कितनी 186,836 हो जाएगी। हम अपने नोट्स में आते हैं और इन चेंजेस को हम यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो नोट्स में ओके ये सॉल्व क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा। एन इम्पोर्टर, ये रहा वो सोल्यूशन। तो इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर 12% जो 10 डेज़ के लिए लिया जाता था वो आएगा 3 डेज़ के लिए, और वो नंबर है 96 एज फार एज आई रिमेंबर, यस 96 रुपीज़। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऐड होगा वो होगा 96 रुपीज़, और जिसकी वजह से ये टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 186,836, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 186,836। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, है ना। ये हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। तो इस चेंज को अगर मैं समराइज करूँ तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के केस में ग्रेस पीरियड जो पहले 15 डेज हुआ करता था दैट हैज़ नाउ बीन रिड्यूस टू 3 वर्किंग डेज। ओके, ये था दोस्तों हमारा चेंज नंबर 8। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चेंज नंबर 9 पर। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वेश्चन हुआ करता था परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन के नाम से, है ना। उस क्वेश्चन में बहुत सारे फ्लॉ थे, उसमें से एक फ्लॉ को उन्होंने करेक्ट कर दिया है। वो फ्लॉ देखना क्या था और उन्होंने उसमें क्या करेक्शन कर दिया है मैं आपको समझाता हूँ। ये है 2019 का स्नैपशॉट, ये है 2021 के स्टडी मटेरियल का स्नैपशॉट। ओके, यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो टोटल रेमिटेंस, मैं फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहा हूँ, टोटल रेमिटेंस फर्स्ट ईयर में है 35.88 करोड़, क्योंकि एक्सचेंज रेट है 57.54, तो टोटल रेमिटेंस हुआ कितना 6.24। ये 6.24 हमने इंडिया से कहाँ पर रेमिट किया है, यूएसए में, डॉलर में। ओके,
उसका जो टैक्स है ना 35%, वो हमें सेम ईयर में नहीं पे करना है, बल्कि वो हमें नेक्स्ट ईयर में पे करना है। तो ये 6.24 का टैक्स आपको कहाँ पर दिखेगा? नेक्स्ट ईयर में। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देखें, 6.24 का 35% टैक्स होता है 2.18, वो हमने यहाँ पे किया। सिमिलरली जो सेकेंड ईयर में रेमिटेंस है 12.14 का, उसका 35% टैक्स हमने यहाँ पर पे किया। एक बार देखिए दोस्तों, 12.14 का 35% टैक्स होता है 4.25, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने टैक्स पे किया, टैक्स पे किया, टैक्स पे करना भूल गए। तो 6th ईयर का जो हमारा रेमिटेंस है उसका हम इंस्टीट्यूट प्रीवियस स्टडी मटेरियल में टैक्स पे करना भूल गया था। खैर ये मैं क्लास के अंदर बताता भी था, बट इमीडिएटली हमें बोलना पड़ता था क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही सॉल्व करा है, तो हमें आइडियली ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट ने अब उस मिस्टेक को करेक्ट कर लिया है और यूएस वालों ने इंस्टीट्यूट से टैक्स रखवा लिया है 10.97 का। जब आप 35% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.84। वो हमने टैक्स यहाँ पर पे किया है, टैक्स बीइंग नेगेटिव आउटफ्लो यहाँ पर नेगेटिव नंबर से रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। उसमें डेफिनेटली हमने तो एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के ही सोल्यूशन को कॉपी करना रहता है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन अपडेट होकर अब एनपीवी आती -4.15। अपने नोट्स की ये आपको वॉल्यूम नंबर 4 में मिलेगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे नोट्स की वॉल्यूम 4 में, हमारे नोट्स का वॉल्यूम 4, और इसमें हम आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन वाले क्वेश्चन पर, और इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन है ये, सॉल्व था एग्जैक्टली जैसा इंस्टीट्यूट ने करा हुआ है। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, तो इसका सोल्यूशन हमें परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन थोड़ा सा आगे मिलेगा। ओके, परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन वाले क्वेश्चन में अब आप यहाँ पर सोल्यूशन में कुछ करेक्शंस करेंगे, वो करेक्शन आपको यहाँ पर करना है ना। तो ये पेज नंबर है 72। ओके, पेज नंबर 72 में आप क्या करें, यहाँ पर आप एक और ईयर ऐड कर दें, ईयर नंबर 7, और ये जो यहाँ पर हमने यूएसए में रेमिटेंस किया है 10.97 का, उसका 35% टैक्स आप यहाँ पर पे कर दें। तो उसका 35% टैक्स होता है 3.84। हम यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं, 3.84। ओके, यूएस का टैक्स होता है 3.84, और 3.84 के बाद इंडियन टैक्स तो हम ऑलरेडी पे कर ही रहे हैं, और यहाँ पर नेट टैक्स आ जाएगा 3.84 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो नेट कैश फ्लो आएगा माइनस का 3.84, और उस पर अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें 7th ईयर का लगाना पड़ेगा। 7th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.376, ये आता है 0.376, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आती है माइनस का 1.44, माइनस का 1.44, और अब आप यहाँ पर उसका इफेक्ट दे देंगे तो 2.71 और 1.44 दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आता है 4.15। जो इंस्टीट्यूट ने शायद 4.21 लिखा, 4.15 ही लिखा, राइट। तो यहाँ पर ये 4.15 से हमने हमारे सोल्यूशन को यहाँ पर करेक्ट कर लिया है ना। खैर स्टिल डिसीजन वही रहेगा, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है तो डिसीजन वही रहेगा और कोई चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ये था हमारा करेक्शन नंबर 9। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट करेक्शन पर, दैट इज़ करेक्शन नंबर 10। ओके, स्टार्टअप की डेफिनेशन दोस्तों चेंज हुई है। खैर वो स्टूडेंट्स जो एसएफएम वर्जन 4 या फिर 5 के नोट्स हैं जिनके पास, उनकी डेफिनेशन ऑलरेडी अपडेटेड है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्जन 3 में पढ़ा था, उनके नोट्स में तो डेफिनेशन अपडेट नहीं थी, लेकिन वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते मैंने डेफिनेशन अपडेट करी थी। इन एनी केस वो नई डेफिनेशन क्या है वो देखें। पहले दोस्तों स्टार्टअप के लिए कितना था, अप टू 5 years फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इंसेप्शन, लेकिन अब स्टार्टअप की डेफिनेशन चेंज करके कितनी कर दी गई है, 10 years कर दी गई है। हमारे नोट्स में ये डेफिनेशन ऑलरेडी आपको अपडेटेड ही मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टअप वाला, स्टार्टअप फाइनेंस इज़ ऑन पेज नंबर 193। ओके, सो पेज नंबर 193 में स्टार्टअप की डेफिनेशन
ये रही। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसे अप टू 10 ईयर्स कर ही दिया था, ये है चेंज। दूसरा, यहाँ पर जो टर्नओवर पहले काउंट किया जाता था स्टार्टअप मानने के लिए, दैट यूज्ड टू बी 25 करोड़, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ अपडेटेड टर्नओवर कितना 100 करोड़। ये चेंज ऑलरेडी आपको, अगर आप वर्जन 4 और 5 के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको ये मिलेगा। वर्जन 3 के हैं तो आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लें इसको। फिर इसके बाद ये दो चेंजेस हैं जो कि डेफिनेशन में किए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था स्टार्टअप की डेफिनेशन में चेंज। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चेंज पर, दैट इज़ इन सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर। सिक्योरिटी एनालिसिस में दो तरह के एनालिसिस दे रखे हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। हम फंडामेंटल एनालिसिस को हमारे वैल्यूएशन चैप्टर में कवर करते थे और टेक्निकल एनालिसिस को हम सेपरेट चैप्टर में कवर करते थे। सीए इंस्टीट्यूट ने अब जापानीज कैंडल स्टिक को भी इंक्लूड कर लिया है न्यू स्टडी मटेरियल में, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम ऑलरेडी इनको अपने लेक्चर्स में काफ़ी पहले से कवर कर रहे हैं, बिकॉज जापानीज कैंडल स्टिक के बिना टेक्निकल एनालिसिस अधूरा है। ओके, आपको ये इमेज देखकर ध्यान आया होगा, मैंने आपको जापानीज कैंडल स्टिक पढ़ाए थे और उसके काफ़ी सारे मैंने आपको पैटर्न्स भी पढ़ाए थे, ठीक है। वो पैटर्न्स आपको नोट्स के अंदर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वीडियो के अंदर मैंने पढ़वाए थे और हमने उसे कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट किए थे। तो जापानीज कैंडल स्टिक को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो मैं वीडियो के अंदर कवर करता था। तब मैं ये बोलता था कि जापानीज कैंडल स्टिक मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन अब क्योंकि स्टडी मटेरियल में भी है तो अब आपको ये पढ़ना कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो ये जापानीज कैंडल स्टिक एक चेंज है जो कि स्टडी मटेरियल में अभी आया है, मैं इसको काफ़ी पहले से ही कवर कर रहा था। ओके, हाँ जी। इसके बाद दोस्तों एक और आपकी डिमांड रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, सर वो जो नवंबर 2020 में सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन आया है उसे आखिर कैसे सॉल्व करना। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन का हर फैकल्टी अलग अलग सोल्यूशन दे रही। कोई फैकल्टी कह रही है SGR का क्वेश्चन ऐसे होगा, कोई फैकल्टी कह रही है ऐसे होगा। SGR का क्वेश्चन आखिर करेक्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट होगा वो जानने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखी है, वहाँ पर मैंने SGR का कॉन्सेप्ट्स बेसिक से कवर करा है और सीए इंस्टीट्यूट के जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पर कवर किए हुए। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन नवंबर 2020 में प्रिंट हुआ है, इस क्वेश्चन का भी मैंने करेक्ट वाला सोल्यूशन वहाँ पर दिया है। ओके, इसी के साथ साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिलेगी जहां पर मैंने एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को भी कवर किया हुआ है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को भी आप वहां पर देख सकते हैं। यानी दोस्तों अब हमने चेंजेस में देखा कि सी इंस्टीट्यूट ने कुछ सॉल्यूशंस करेक्ट कर दिए, कुछ क्वेश्चंस जो पहले एम्बिगियस लैंग्वेज के साथ थे उन्हें उन्होंने करेक्ट कर दिया, कुछ नया कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐड कर दिया है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ दो और कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट और एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के। ओके, ये सारे थे दोस्तों चेंजेस स्टडी मटेरियल में। ये सारे कॉन्सेप्चुअल चेंजेस थे या क्वेश्चन के अंदर चेंजेस थे, सॉल्यूशन के अंदर चेंजेस थे। इसी के साथ साथ जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं उसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। सर इसके अलावा और कोई चेंज नहीं? इसके अलावा और कोई चेंज नहीं। आपका 2019 का स्टडी मटेरियल अब अपग्रेड हो चुका है 2021 पर। वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें बस ये जो चेंजेस मैंने नोट्स के अंदर करवाए हैं सिर्फ वो करने की ज़रूरत है। आपको इसके अलावा और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो मोस्टली हम कवर कर ही रहे थे। आप चाहें तो फिर भी टेलीग्राम चैनल पर जाकर एक बार डाउनलोड करके PDF को डाउनलोड करके अपने आप को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। हमारा SFM का स्टडी मटेरियल में जो चेंजेस हुए वो हमने कवर कर लिए। थैंक यू।